लग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। ग्यारहवें प्रतिमाधारी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल चारित्रकार ग्रंथ के आधार से श्यामोदय जी को क्या बात कहनी थी, इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम अच्छा, श्यामोदय तक आते आते एक ही परंपरा चलती थी, क्या विक्रम भमई सपत्तो, मतलब पात्र लेकर के आहार करते हैं। कौन? उपयुक्त श्रावयानम, मतलब उत्कृष्ट जो श्रावक है वो पात्र में भोजन करता है। ठीक है, ओके। समुद्र में सबसे पहले पानी पात्र कुटे न भोजी, ऐसा कहकर के पानी पात्र में भोजन करना या पानी पात्र भोजी इस शब्द का उद्घाटन किया। परंतु पानी पात्र मतलब क्या, इसलिए होकर हम आकर के रुके हुए थे। कल सामान्य तो जरूर किया था, मैंने 3 समास के माध्यम से 3 अर्थ करके दिखाए थे। आज पुनः उस प्रकरण को दोहराऊंगा मैं, रिविजन हो जाएगी और निष्कर्ष क्या निकालना है उस निष्कर्ष पर भी हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो पानी पात्र इस शब्द को हम 3 समास से 3 अलग अलग अर्थों में देख सकते हैं। अगर बहुव्रीहि समास लगाएंगे तो पानी ही है पात्र जिसका, क्या कहा? पानी ही है। पानी मतलब पीने का पानी नहीं है, पानी न बाण का न, पानी मतलब होता है हाथ। ठीक है, पानी ग्रहण शादी की एक रस्म हुआ करती है, तो ऐसा अर्थ समझ लेना जहाँ पर पति पत्नी के हाथ मिला दिए जाते हैं और हाँ मतलब हाथ की जोड़ी बना दी जाती है, ऐसा कोई एक रस्म होती है। ठीक है, तो पानी पात्र का एक अर्थ लिया, पानी ही है, हाथ ही है पात्र जिसका, ऐसे पानी पात्र ये बहुव्रीहि समास से अर्थ लिया। ओके, अब दूसरे अर्थ पर आते हैं। सप्तमी तत्पुरुष लगाएंगे। सप्तमी तत्पुरुष पानी में पात्र, ठीक है, पानी में पात्र, सप्तमी का तो उसमें। ठीक है, तो पानी मतलब हाथ में पात्र लेकर के जो भोजन करते हैं तो पानी पात्र। ओके, ये दूसरा अर्थ हो गया। और तीसरा अर्थ द्वंद्व समास से पानी और पात्र, 2 अलग अलग शब्द बनाना, पानी और पात्र। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का अगर अर्थ लगाते हैं तो पानी ही है पात्र जिसका, ऐसा भोजन तो मात्र मुनिराज ही कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आचार्य कुंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो सचेल हो मतलब वस्त्र सहित हो, उसे हाथ में भोजन खेले बिना कायम, खेल मात्र में भी अंजलि पुट में आहार या कर पात्र में आहार नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ अधिकार मुनिराज को ही होता है। ठीक है, तो पहला अर्थ किसके लिए लागू हो सकता है ये भी देख लिया। अब दूसरे अर्थ की चर्चा करते हैं। तो दूसरे अर्थ में आचार्य कुंद स्पष्ट कहते हैं कि पानी में मतलब हाथ में पात्र लेकर के भोजन करना तो पानी पात्र को देने बोलिए, ऐसा आचार्य कुंद स्वयं कह रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। परंतु स्पष्ट रूप से जब ऐसा ख्याल में आ रहा है कि पानी पात्र मतलब कर पात्र भोजन, मतलब अपने हाथ में पात्र का आधार जोड़ करके अपने हाथ में ही डायरेक्टली आहार ग्रहण करना, ये स्पष्ट रूप से ऐसे दिखाई दे रहा है। तो कैसे तालमेल बिठाएंगे? तो तालमेल ऐसे बैठेगा, अब समझना बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। एक हाथ में आहार लेंगे और दूसरे हाथ से खाएंगे। डेफिनेटली मुनि जैसे अंजलि पुट करेंगे, वैसे अंजलि पुट तो बिहारी प्रतिमाधारी नहीं करेंगे। ओके, तो एक हाथ में भोजन लेंगे और दूसरे हाथ से खाएंगे। ठीक है,
तो पानी ही है पात्र जिसका, ये भी अर्थ बराबर घटित हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे आपकी इस कल्पना का आधार क्या है, क्या हवाई बातें कर रहे हैं आप? जी नहीं, बुद्धदास जी ने पार्श्व पुराण में एक छंद लिखा है जो बराबर इस बात की पुष्टि करता है। एक हाथ पे ग्रास धरी, एक हाथ तोले, श्रावक के घर आएंगे, है लगन करे। क्या कहा? फिर से, बहुत महत्वपूर्ण है। एक हाथ पे ग्रास धरी, एक हाथ तोले, श्रावक के घर आएंगे, है लग अचन करे। भोजन करने की पद्धति क्या बताइए? कोई अर्थ बताएगा? बहुत आसान है। पहली पंक्ति का अर्थ बताना है सिर्फ। अरे बोलिए ना, क्या बात है, बड़ा सरल अर्थ है। फिर से। एक हाथ पे ग्रास धरी, एक हाथ तोले, श्रावक के घर आएंगे, है लग अचन करे। एक हाथ में ग्रास लेंगे और दूसरे से खाएंगे, सामान्य अर्थ था। ठीक है, मतलब जो बात सामुदाय कहना चाह रहे होंगे, लगभग वही बात हमने बुद्धदास जी के माध्यम से भी एक पुष्टि कर दी कि हाँ, ऐसा ही अर्थ उनको अभिप्रेत होना चाहिए। ठीक है, कितने जनों को पानी पात्र का ये अर्थ समझ में आया? ओके, अब तीसरा भी अर्थ अपन ने निकाला था, उसका भी कोई औचित्य है क्या? तो कह रहे हैं हाँ, उसका भी औचित्य है। कैसे? प्रश्न है मेरा, कोई तरल पदार्थ होगा, तरल पदार्थ माने कोई लिक्विड वस्तु होगी, तो उसको कैसे लेंगे? जैसा अपन कह रहे थे कि एक हाथ में लेना और दूसरे हाथ से खाना, ये तो तरल पदार्थ में संभव ही नहीं होगा, गर्म वस्तु में तो संभव ही नहीं है। तो क्या करना? उस केस में फिर पात्र का प्रयोग कर लेंगे। मतलब हाथ, चाहे जब कोई सॉलिड वस्तु होगी तब हाथ में लेंगे, और जब कोई तरल वस्तु होगी तो पात्र में वो तरल वस्तु दूध है या कोई रस है, शिकंजी है, कुछ भी हो, कोई काढ़ा है, उस हिसाब से पानी है, पानी भी कहना ठीक है, तो तरल पदार्थ को पात्र के माध्यम से लेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, कितने जनों को नहीं समझ में आया? ओके, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, हो सकता है आपको एग्जाम नहीं, LFA या फिर 11वीं प्रतिमाधारी जीव पात्र में भोजन करता है या पात्र लेकर के भोजन करता है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, तो पहले तो उत्तर ये आएगा कि आचार्य कुंद आचार्य समस्त बद्र की दृष्टि में तो 11वीं प्रतिमाधारी जो उत्कृष्ट श्रावक है वह तो पात्र में ही भोजन करता है। ठीक है, जब चामुंडराय की बात लिखेंगे तो वहाँ पर आप उल्लेख करेंगे कि पानी पात्र इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, किंतु पानी पात्र के 3 अर्थ बनते हैं जिसकी अपेक्षा ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो आप 3 अर्थ लिखेंगे, तीनों की अपेक्षाएं लिखेंगे, क्या अर्थ कैसे बैठता है। ठीक है, और बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है ये 8 से 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए, कम ज्यादा भी हो सकता है, बट इस हिसाब में आपको प्रेजेंट करना होगा। पहले आचार्य कुंद आचार्य समस्त बद्र को कोट करेंगे, उसके बाद में चामुंडराय को भी कोट करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात आपके मन में उपस्थित होनी, एक प्रश्न आपके मन में उपस्थित होना चाहिए। आचार्य समस्त बद्र ने तो
पात्र में भोजन करता है ऐसा तो कोई उल्लेख ही नहीं किया। श्लोक क्या लिखा है, गृहतो मुनिवन मित्वा गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य रैत्याशनं तपस्यानुत्कृष्टशीलखण्डधरा। हाँ, भले ही इन्होंने वैत्यासन जरूर कहा है, ये समूह भोजी है, मतलब अनेक घरों में भोजन कर सकते हैं और अनेक घरों में भोजन करना होगा तो फिर उनको पात्र लगेगा, ऐसा इनडायरेक्टली लग रहा है, इनडायरेक्टली अर्थ निकाल सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से आचार्य कुंद ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि पात्र में ही भोजन करेंगे, विक्रम हमें सपत्तो, ठीक है, तो ये बात आचार्य समंत भोजन तो नहीं लिखती है, तो कैसे अर्थ समझना कि आचार्य समंत भद्र को भी पात्र में भोजन करना यही अर्थ अभिप्रेत होगा। अरे सिंपल सी बात है, नई प्रतिमा में अगर कोई नई बात जुड़ती हो तो ही उसका जिक्र किया जाता है, जिक्र नहीं किया है, उसका बखान नहीं हुआ है, मतलब ये समझ लेना चाहिए कि अब तक जैसा फॉलो हो रहा था वैसा ही यहाँ तक कंटिन्यू होगा। बराबर, मतलब हमने अभी पात्र में भोजन करना नहीं करना इसकी कोई बात ही नहीं उठाई, मतलब अब तक जैसे चलते आ रहा था वैसा ही प्रकरण चलाना, मतलब वैसा ही नियम लागू होगा। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं? मैं बार बार पूछूंगा कितने जन समझ रहे हैं, तो इससे इरिटेट मत हो जाना, क्योंकि क्या है महत्वपूर्ण विषय है। ओके, ठीक, चलिए अब थोड़ा काल आगे बढ़ता है। अब काल आगे बढ़ा तो आचार्य अमित गति ने उपासना श्रावकाचार्य ने एक बात लिखी है जहाँ पर वे कहते हैं कि यह जीव, कौन सा जीव, जारी प्रतिमाधारी जीव या तो खंड वस्त्र रखे या कोपीन रखे या दोनों रखे। देखो अब नई बात ऐड हो रही है, ठीक है। आचार्य समंत भद्र ने क्या कहा था, तेल खंड धरा, खंड वस्त्र को धारण करता है। खंड वस्त्र मतलब क्या, अरे सिर से लेकर पैरों तक एक अखंड वस्तु को लपेट लेना, मतलब ऐसा वस्त्र जो पूरे शरीर को ढके, उसे खंड वस्त्र कहते हैं। और प्रमुखता से यह आर्यिकाओं में, क्षत्रियों में देखने में आता है। क्या कहते हैं, एक ही 5-6-7 मीटर जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपनी उस एक ही वस्त्र में अपना पूरा शरीर ढक लेगी। ठीक है, थोड़े बहुत कपड़े में नीचे का पड़कर ऊपर, थोड़े बहुत हिस्से में छाती ढक जाए इतना अंश, और थोड़े बहुत कपड़े में ब्लाउज हो जाए ऐसा, मतलब पूरे हाथ भी कवर हो जाए इतना कवर करेंगे, और फिर बचा हुआ पूरे शरीर को ढक देंगे। इस प्रकार से 5 के साथ जितना भी उन्हें कपड़े की आवश्यकता है उतने में सब कवर कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ ऐलक के मतलब पुरुष में भी लागू होगा उत्कृष्ट श्रावक की केस में। ठीक है, तो खंड वस्त्र को धारण करते हैं। अब आचार्य अमृत गति कहते हैं, देखो भैया दो बातें हैं, या तो खंड वस्त्र रखे या तो कोपीन रखे या दोनों रखे। ठीक है, मतलब जो कम पुरुषार्थी होंगे वे दोनों रखेंगे, जिनको ऐसा लगता है कि अपना रात्रि में कुछ ओढ़ने का विकल्प हो तो उस हिसाब से अपन कुछ एक कपड़ा रख ले। और एक कपड़ा मतलब क्या, ध्यान से सुनना, जो एक अखंड वस्त्र वे पूरा लपेट सकते थे, उसी के ऐसे 2 हिस्से कर दिए कि छोटा हिस्सा लंगोट के रूप में प्रयोग करने में लाया और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको ओढ़ने के रूप में प्रयोग करने में लाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग वस्त्र आ गए ना, 2 अलग अलग वस्त्र नहीं, उस एक ही वस्त्र के 2 इस प्रकार हिस्से कर दिए कि छोटे हिस्से की लंगोटी बना दी और बड़े हिस्से को रात्रि में ओढ़ने के हिसाब से प्रयोग में ला दिया। ठीक है, चलिए ये एक एडिशनल बात आचार्य अमित गति ने कही। अच्छा, आचार्य अमित गति सुनकर के एक और बात कहना चाह रहे हैं
जो कि आचार्य कुंदकुंद और आचार्य समंतभद्र ने नहीं कही है। ठीक है, अब उन्होंने क्यों नहीं कही और इन्होंने क्यों कही, इसका भी अर्थ मैं समझाता हूँ। पहले वो बात क्या कही ये मैं आपको बताता हूँ। बात ऐसी है कि अमित गति आचार्य ने 11वीं प्रतिमाधारी जीव के लॉन्च नहीं होता, क्षौर या हजामत हुआ करती है, इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार केस लॉन्च निराश करते हैं उस केस लॉन्च का प्रावधान एलक तक को नहीं बताया है। ठीक है, 11वीं प्रतिमाधारी कोई भी जीव हो वह क्षौर या हजामत ही कराएगा। ठीक है, क्षौर या हजामत मतलब कैची ले ली कम कर दिए, या फिर उस्तारा ले लिया उससे कम कर दिया। प्रकृति तो यही दिखता है कि उस्तारे से चकाचक कर दिया, मतलब पूरा मुंडन ही कर दिया। ठीक है, ओके। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है, आचार्य कुंदकुंद और आचार्य समंतभद्र ने लॉन्च के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा होगा? बोलिए। बोलिए ना। उन दोनों ने क्षौर या हजामत ऐसी भी बात क्यों नहीं कही और लॉन्च की भी बात क्यों नहीं कही? परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे कोई नई बात तो डालेंगे ना, नई बात कुछ है ही नहीं। जो अब तक चलते आ रहा था, क्षौर हजामत करा रहे थे, बस वैसे ही करा देंगे। नई बात मुनि के प्रकरण में चालू हुई ना, तो आप स्पेसिफिकली देखेंगे कि मुनिराज लॉन्च ही करेंगे, हजामत या क्षौर नहीं करवाएंगे, ये आप स्पष्ट रूप से पाएंगे। मतलब नई बात आई तो मुनि के प्रकरण में जोड़ दिया। ठीक है, 11वीं प्रतिमाधारी जीव भी लॉन्च नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखनी होगी। ओके, चलिए प्रश्न ये भी उपस्थित होगा, क्षौर हजामत कराएगा कैसे, करेंगे कैसे? ठीक है, कोई मतलब अच्छा चलिए आप प्रयास कीजिए, मैं तो बाद में उत्तर बताऊंगा। ये कैसे हो सकता है कि क्षौर हजामत ये कर दीजिए, तो कभी नाई को बुलवाने जाएंगे नहीं? नाई को तो बुलाने जाएंगे नहीं कि वाह आओ मेरे बाल कम करो, वो उत्साह घुमा दो, ऐसा तो कुछ कहेंगे नहीं। तो कैसे बात कैसे जमेगी? अरे सिंपल, जिस प्रकार आहार दान करते हैं उसी प्रकार कोइंसिडेंटली उसी समय में उस श्रावक के घर कोई नाई भी आया था और काम चल ही रहा था, उतने में श्रावक ने एलक महाराज को या तिलक महाराज को ऑफर किया, क्या हम आपकी क्षौर हजामत करा सकते हैं? नाई आया हुआ है, तैयार है, आपको बस क्षौर कराने की कमी है। ठीक है, मतलब क्षौर कराना बाकी है आपसे, तो ऐसा चलेगा क्या? मौन रूप से स्वीकृति दे दी, वहीं पर करवा देंगे। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से क्षौर हजामत उनके संभव होगी। ये हो गया आचार्य अमित गति का क्या मंतव्य था उसके बारे में चर्चा। अब तक हमने किन किन की चर्चा की है? तो आचार्य कुंदकुंद, आचार्य समंतभद्र, उसके बाद सामंतराय की चर्चा की चारित्रकार ग्रंथ के माध्यम से, और अभी चर्चा की अपन ने, बोलिए, आचार्य अमित गति की। ठीक है, अब हाँ, अब नई बात कुछ है तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे नई बात तो बहुत है, काल तो आगे बढ़ता गया, काल आगे बढ़ा, बीच में एक क्या कहते हैं, वसुनंदी आचार्य होकर के गए। वैसे आचार्य तो थे नहीं, ये तो विद्वान ही थे, अतः इनको पंडित कहना ही योग्य रहेगा, तो पंडित वसुनंदी जी, फिर अकेले वसुनंदी जी होकर के गए। तो उन्होंने 4 नई बातें इस 11वीं प्रतिमा में ऐड की।
अब तक क्या हो रहा था, मैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ। अब तक 11वीं प्रतिमा के शिल्लक और अलग ऐसे दो भेद नहीं थे, और अखंड 11वीं प्रतिमा को ही शिल्लक इस नाम से जाना जाता था। बराबर, इस बात की कल अपन ने अच्छे से चर्चा की थी। ओके, अब यहाँ पर अब सुनंदी जी ने 11वीं प्रतिमा के सबसे पहली बार इतिहास में सबसे पहली बार उन्होंने 11वीं प्रतिमा के दो भेद किए, एक प्रथम उत्कृष्ट श्रावक, एक द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक। नाम लिखते जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने शिल्लक और एलक ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने बस दो भेद किए, प्रथम उत्कृष्ट श्रावक और द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक। ठीक है, तो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक कौन? सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताऊं, प्रथम उत्कृष्ट श्रावक मतलब शिल्लक, द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक मतलब एलक। ठीक है, ओके, ठीक है, ये तो एक अंतर बना दिया। दूसरा अंतर क्या बनाया इन्होंने? दूसरा अंतर ये किया कि जो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक है मतलब शिल्लक का जीव है, वह तो परिमार्जन के लिए कोमल सूती वस्त्र को रखे, कहा कोमल सूती वस्त्र को रखे, शिल्लक हो शिल्लिका हो कोई भी हो, और एलक या अर्जिका हो कोई भी मतलब वे मोर पिंची का प्रयोग करेंगे। क्या कहा? शिल्लक शिल्लिका कोपिन, सॉरी कोपिन के लिए मैंने कोमल वस्त्र का प्रयोग करेंगे परिमार्जन के लिए, जबकि एलक और अर्जिका ये पिंची का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पहला अंतर उन्होंने अपनी तरफ से रखा। दूसरा अंतर ये दिया कि जो शिल्लक है वे ठंडा वस्त्र को रखेंगे, और जो एलक है शिल्लक ठंडा वस्त्र को रखेंगे, एलक कोपी मात्र अर्थात लंगों की मात्र को रखेंगे। ओके, प्रथम तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक है वह हजामत करेगा। वह क्या करेगा? वह हजामत करेगा, चौर करेगा। और सबसे पहली बार इन्हीं ने ये बात बताई कि जो द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक है अर्थात जो एलक है वह लॉन्च करेगा, केस लॉन्च करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक है, मैं जानबूझ करके प्रथम उत्कृष्ट और द्वितीय उत्कृष्ट इन दो शब्दों का ही प्रयोग करूंगा। जो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक, मैं अगला पॉइंट कह रहा हूँ, वसुनंदी जी ने डिफरेंशिएट कैसे किया। जो प्रथम उत्कृष्ट श्रावक है वह बैठकर, ध्यान से सुनना, बैठकर पात्र में भोजन करेगा। ओके, बैठकर पात्र में भोजन करेगा। और जो एलक का जीव है या फिर जो द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक है वह बैठकर अंजलि पुट में भोजन करेगा। ओके, ये पॉइंट समझ में आया। अब अगला पॉइंट है कि जो ये प्रथम उत्कृष्ट श्रावक है वह अनेक घर भोजी होगा, जबकि द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक एक घर भोजी होगा। ठीक है, नहीं, एक ही घर में, आपने क्या बताया? अनेक घर में भोजन करेगा। हाँ, अनेक घरों में भोजन कर सकता है यानी 2-3 बार कर सकता है। नहीं, देखिए अब टाइम में तो एक ही घर पे करेंगे। सुनिए, अब ये अनेक घरों में भोजन करने का क्या कंसेप्ट है ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि कल मैंने थोड़ा सा संकेत जरूर किया था, बट आज से ये फिर से बताता हूँ। अनेक घर में भोजन करना मतलब
अनेक अनेक अलग अलग टाइम पर भोजन करना ऐसा अर्थ समझ लेना। क्यों? क्योंकि अरे 10वीं प्रतिमा में अपन कहकर के आए हैं कि ये तो एक ही बार भोजन करेगा, तो 11वीं प्रतिमाधारी जी भी एक ही बार भोजन करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो एक ही बार भोजन करेगा तो अनेक घरों में क्या जाना, पहले घर में जाएगा, उसको लगा कि यहाँ पर कम भोजन मिला है, दूसरे घर में जाएगा अपने पात्र में कैरी करके, दूसरे घर में कुछ मिलेगा, उसको लगा ये भी कम पड़ेगा, तीसरे घर, ध्यान रखना खाना बीच में चालू नहीं किया है, तो तीसरे घर में जाएगा, वहाँ पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर पर्याप्त मिल गया है अभी, तो वहाँ तीसरे घर में बैठ करके जो भी उन्होंने अनाज या भोजन इकट्ठा किया था 3 घरों में, उसको वहाँ पर खाएंगे, फिर पानी वगैरह तो लेंगे ही, और पानी लेकर के फिर निकल जाएंगे। अनेक घरों में भोजन करने का ये अर्थ है। ठीक है, हमारे श्वेतांबर में जो ये लोग इतना लेके करते हैं, अलग अलग घर से जाके वो पात्रा में लेते हैं, हाँ ऐसा वो पात्रा लेके जाते हैं, 5-6 घर का साथ में ले लेते हैं। सुनिए सुनिए, श्वेतांबरों में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं सब, वो पात्र में लेते हैं और पात्र में लेकर के अपने स्थान पर जाकर के खाते हैं। जबकि जो ये अनेक घर में भोजी कह रहे हैं या वैक्यसन वाला जीव कह रहे हैं, ये श्रावक के घर में ही भोजन करेगा। ओके, अपने स्थान पर जाकर के भोजन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों अपने स्थान पर जाकर के भोजन क्यों नहीं करेगा? अरे भले आदमी पानी की व्यवस्था कौन करेगा, पानी की व्यवस्था होना तो आवश्यक है, बिना पानी दिए ही अपना उठ जाएंगे, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए, और कुछ है क्या? हाँ, अब 11वीं प्रतिमाधारी के मैंने कितने नाम बताए थे पर्यायवाची शब्द? बोलिए ना, 11वीं प्रतिमाधारी जी के मैंने अलग अलग नाम क्या बताए थे? कोई नहीं बताएगा? अरे क्या नोट नहीं किया क्या आपने? अच्छा, तो कल जिन्होंने अटेंड किया था वे बता पाएंगे क्या? नहीं, मैं 11वीं प्रतिमा के अन्य नाम पूछ रहा हूँ। अरे ये क्या बात है, ये तो याद रहना चाहिए था, जो जिन्होंने अटेंड किया है उनको तो याद रहना, याद नहीं भले ही तो नोट तो करके रखना चाहिए था। है उत्कृष्ट उत्कृष्ट श्रावक, उत्कृष्ट त्याग प्रतिमा, शिल्लक, आर्यलिंग। अब मैं और नए नाम भी बता रहा हूँ, 3 नाम तो मैंने कल बताए थे, उत्कृष्ट श्रावक, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाला, शिल्लक, ये 3 नाम बताए थे। चौथा नाम आर्यलिंग, ये आचार्य प्रभाचंद्र ने अपनी टीका में लिखा है, रचना श्रावकाचार्य के। चौथा शब्द क्या मिला है? आर्यलिंग। ठीक है, 5वां शब्द है, शब्द क्या है? अपवाद लिंग। राइट, अपवाद लिंगी। और एक और शब्द मिलता है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ ये अर्थ अपन ने वानप्रस्थ कहीं कहीं सुना है क्या? अभी अभी अपन ने जो 4 आश्रमों की चर्चा की थी, बस उसी के अंतर्गत ये बात आई थी कि देखिए ना, ब्रह्मचारी गृहस्थानां वानप्रस्थो भिक्षुक,
इत्याश्रमास्तु जैनानाम उत्तरोत्तर जुष्टिता, ये श्लोक मिलता है। ठीक है, तो वानप्रस्थोत भिक्षुक, वानप्रस्थ मतलब बस अब घर छोड़ दिया है, कहा जाएगा ये गृहस्थ या श्रावक की, परंतु घर तो इसने अब छोड़ दिया है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं वानप्रस्थ बना इसलिए पाया जाता है। अपवाद लिंगी क्यों कहा? देखिए अपवाद लिंगी कहने का क्या कहा? करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये राजमार्ग में नहीं गए। देखिए दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग। राजमार्ग तो यही है कि मुनि बनना चाहिए, परंतु मुनि नहीं बन पाए, अपवादात्मक केस में गए, श्रावक बने। तो श्रावक का जो सर्वोत्तम अवस्था, श्रावक की यह जो सर्वोत्तम अवस्था है वो उनके लिए लागू कर दी गई है। ठीक है, ओके। अब इसका अच्छा, ओके, हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ राइट राइट राइट। देखिए जो वस्त्र रखा है वो अपने शरीर के संस्कार के लिए नहीं रखा है, वो बस अब अपने पुरुषार्थ की कमी है कि अपन पूर्णतया वस्त्रों को त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो वस्त्र लिया हुआ है। और सिर ढका तो पैर खुले रहेंगे। देखिए ठंड के दिनों में क्या लगता है, सिर भी ढका जाए और पैर भी लगे जाए। ये परिचय देने के लिए एक नया अवसर खड़ा कर रहे हैं कि बाबा अगर मैं सिर रख रहा हूँ तो क्या मेरे पैर खुले रह जाएंगे, तो क्या मेरे पैर उसकी ठंड को सहन करने में सक्षम है, स्वयं को आजमा रहे हैं। दूसरा, अगर मैं अपने पैरों को ढक रहा हूँ तो क्या मैं सिर में उतनी ठंड या उतनी गर्मी सहने में सक्षम हूँ। बस इस सेल्फ एनालिसिस के लिए वो ऐसा करते हैं। राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो ऐसा बताया होगा। ठीक है, ओके। आज तो अभी मुझे टॉपिक लेना था, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है। कुछ प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, फिर जिन्वांशी करेंगे, नया टॉपिक अपन नहीं चालू करेंगे। आधे घंटे की कक्षा थी। देखिए 4 आश्रम गए हैं, जिसमें से तीसरा, मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 4 आश्रम गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, पहले 25 साल मोटा मोटी यहाँ पर यह विद्यार्थी बन करके रहता है और ज्ञानार्जन ज्ञानाभ्यास करता है, लौकिक तथा लोकोत्तर दोनों प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थ आश्रम शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी बता लेता है और अपने गार्हस्थ्य जीवन का निर्वाह करता है। ठीक है, उसके बाद जब अपने बच्चा बच्ची की शादी हो जाती है, वे अपने अपने संसार में सेटल हो जाते हैं, तो अब ये पति पत्नी का जोड़ा क्या करेगा,
ये चाहते हैं कि चलो अब अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब जाकर के अपन धर्म आराधना करेंगे। तो धर्म आराधना करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और अपनी धर्म आराधना करते हैं। ध्यान रखना, ये अभी भी श्रावक है, घर से बाहर जरूर निकले हैं परंतु श्रावक ही कहलाएंगे। ये वानप्रस्थाश्रम में प्रकरण हमने देखा था। लगभग वो कहते हैं श्रावक ही कहलाएंगे बोले ना। ये हिंदू का ज्यादातर हिंदुइज्म में ज्यादातर है ना? नहीं, अपने इसमें भी है। अरे मैंने अभी 5 मिनट पहले श्लोक भी बोल के दिखाया। ब्रह्मचारी गृहस्थानां वानप्रस्थोत भिक्षुक इत्याश्रमास्तु जैनानां उत्तरोत्तर सिद्धिता। ये जैनियों के 4 आश्रम बताए हैं। ठीक है, तो वानप्रस्थाश्रम में जैसा स्वरूप बताया है लगभग वैसा ही स्वरूप 11वीं प्रतिमाधारी जीव का भी होगा। कैसा? श्रावक कहला रहा है परंतु घर से बाहर निकल गया है, अब वन में जाकर के रहता है, वन मठ मंडप आदि में रहता है। ठीक है, सेटिस्फाइड और नो? ओके ओके ग्रेट। चलिए, कोई और प्रश्न है? नहीं, ठीक है, रुकते हैं फिर अभी जिम्नास्टिक करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, जिसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना चतवार, इसके लिए जिनवाणी माँ को